फॉर यू आप देख रहे हैं। और जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था 5th जेपीएससी का 5वां लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसका आप सवाल देख रहे हैं। अब तक आपने 1 से 50 प्रश्नों का हल देखा प्रश्न के साथ। अब 51वां प्रश्न फिर शुरू करते हैं हम। अल नगाह 2019 भारत एवं किस के मध्य एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओमान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2019 विश्व जल दिवस का विषय है। 2019 विश्व जल दिवस, सबके लिए जल, भविष्य के लिए संरक्षण, जल के लिए प्रकृति, किसी को पीछे ना छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो अगर जल ही नहीं बचेगा तो बचेगा कोई कैसे पीछे, है ना। तो इसका सही आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, लिविंग नो वन बिहाइंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का रॉस द्वीप दिसंबर 2018 में किसके नाम पर रखा गया है? प्रश्न संख्या 53 देख रहे हैं आप। और ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 54। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर हस्ते श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। तो आपको पता ही होगा कि मुद्रास्फीति को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में WPI बोलते हैं, WPI से ही मापा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं आप। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, भारतीय बैंक संघ के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज से संबंधित है तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है देश का, रिजर्व बैंक, यही निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 26 अब देखते हैं। नेक्स्ट सवाल। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति में केवल वे 2 क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। 2 क्षेत्र, सिर्फ 2 क्षेत्र है, परमाणु ऊर्जा एवं रेल यातायात, इस्पात और पेट्रोलियम, कोयला एवं बिजली, वायुयान एवं रक्षा। तो जान रहे हैं कि 2019 के हिसाब का ये सवाल है, तो उस समय परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात आरक्षित था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। हिंदी में जो बजट है, एक्चुअल में बजट शब्द का उपयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, उसका दूसरा नाम यही है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये अनुच्छेद 112, 174, 268, 270। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जोड़ेगा। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पानीपत और इलाहाबाद को, भुवनेश्वर और हैदराबाद को, लुधियाना और दानकुनी को, रांची और तुगलकाबाद को। तो ये जोड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, लुधियाना। ये ऑप्शन नंबर सी है, लुधियाना, और ऑप्शन नंबर सी होगा, लुधियाना और दानकुनी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर गणना करने पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रथम 2 अर्थव्यवस्थाएं कौन है? तो भारत तीसरी है, तो फर्स्ट सेकंड कौन है? अमेरिका जापान, अमेरिका जर्मनी, अमेरिका ब्रिटेन, अमेरिका चीन। तो ये पता है कि फर्स्ट पोजीशन किसका है? अमेरिका का है, और दूसरा स्थान नेचुरली अभी चाइना का है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व GDP का कितना है? ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP 11%, 13%, 16%, 18%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11%। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये ज़्यादा चर्चा में रहता है, आजीविका बोलते हैं। तो आजीविका मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 2009, 2011, 2012, 2014। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2011। 62 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इसमें ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 63। वह क्षेत्र जिसमें भारत का अधिकांश श्रम बल कार्यरत है, अधिकांश जो लेबर फोर्स है इंडिया का, औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धरातलीय सतह के जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है, जहाँ से भूकंप निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जी, भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। और जहाँ धरती पे सबसे पहले महसूस होता है उसको क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित है। हिमालय की उत्पत्ति, देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ये सब बेसिक सवाल हैं। अगर फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा ध्यान में होगा तो ये सब बिल्कुल मिस होने वाला सवाल नहीं है। टर्शियरी क्रम के चट्टानों से, आर्कियन क्रम के चट्टानों से, धारवाड़ क्रम के चट्टानों से, अरावली क्रम के चट्टानों से। तो पता ही होगा कि अभी सबसे रिसेंट है हिमालय, सबसे यंग पर्वत है ना, टर्शियरी क्रम के चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 66 देख रहे हैं आप, धरातलीय सतह के नीचे लंबे, असमान तथा उभरे हुए गुंबदी आकार के जमे हुए मैग्मा को क्या कहते हैं? बैथोलिथ, लोकोलिथ, लैकोलिथ, लैपिली। तो इसका सही आंसर होगा बैथोलिथ। ये एक्चुअली में ऐसे ज़मीन में ऐसे निकल के ऐसे इस तरह से, ये जो शेड होता है ऐसे इस तरह से निकला हुआ, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 67। अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अरावली, गुरु शिखर, जरगा, हर्षनाथ, कैमूर। ये तो आसान सवाल है, सब जानते हैं, ये गुरु है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न संख्या 68 देख रहे हैं आप, नर्मदा नदी का उद्गम है धूपगढ़, विंध्याचल, अमरकंटक, पारसनाथ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक। रेड डाटा बुक संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से, खनिज तेल उत्पादन से, अम्ल वर्षा से, भूकंप से। पता होगा कि रेड डाटा बुक में जैसे अभी ना रेड पांडा को डाला गया था कुछ साल पहले, क्योंकि इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो विलुप्त होने वाला है, तो उसी के लिए रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 70 देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? ये है HG चैंपियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, OHK स्पेट, पंजाब से। तो देखिए यहाँ पे वनों का वर्गीकरण है, तो देखिए स्वामीनाथन जी दूसरे क्षेत्र के हैं, पंजाब सिंह अलग हैं। यहाँ पे ये जो चैंपियन महाराज हैं HG चैंपियन, ये ही वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पटकाई, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, चीन से, पाकिस्तान से, भूटान से, म्यांमार से। तो आपको पता होगा कि पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ना पूर्वी छोर की तरफ है, भारत के पूर्वी छोर की तरफ है। तो चीन पाकिस्तान से होने से रहा है ना, चीन और पाकिस्तान तो होने रहा, बचा भूटान और म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते हैं। 72 है, नवीन मृदा के अवसाद के जमा होने को क्या कहते हैं? ए है बांगर, बी है खादर, सी है भूर और डी है रेत। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बांगर, खादर, भूर और रे। तो इसका सही आंसर है खादर। और जो पुरानी मिट्टी हो जाता है, जो पुराना और साद मिट्टी होता है उसको बांगर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हुआ। टाइडल वन पाए जाते हैं जिसको ज्वारीय वन कहते हैं, हिमनद में, मरुस्थल में, डेल्टा प्रदेश में, पहाड़ी प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डेल्टा प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हुआ। स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे? जैसा है ना, मनुस्मृति का बहुत चर्चा होते रहता है कुछ कुछ अलग अलग वजहों से। तो आप जानते ही होंगे कि स्मृतियों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो 8 प्रकार के विवाह का पहले प्रावधान था स्मृतियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। 8 तरह से लोग शादी कर सकते थे अलग अलग वजह से। तो अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। ऋग वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? बांझ लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, विवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, तलाकशुदा लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो अमाजु बोलते थे, ऑप्शन नंबर बी। अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था?
देखिए, अभी अनुलोम विलोम योगा कराते हैं रामदेव बाबा, और ये अनुलोम विवाह भी होता था किसी समय। तो इसमें आपको ये बताना है ना कि वर किस वर्ण का होता था, वर्ण के हिसाब से शादी होता था। उसमें अनुलोम विलोम शादी होता था, तो उसमें वर्ण किस कास्ट का होता था ये बताना है। निम्न वर्ण, उच्च वर्ण, अति निम्न वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जब वर उच्च वर्ण का हो तो उसको क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हुआ। 77 प्रश्न देख रहे हैं आप। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? हुमायूं, कन्नौज, खानवा, चंदेरी, पानीपत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कन्नौज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। हुगली जिला में फ्रांसीसियों का सेटलमेंट किस जगह था? हुगली जिला में श्री रामपुर, भदेश्वर, चंदन नगर, वांडेल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, चंदन नगर। प्रश्न संख्या 79 देख रहे हैं आप। जजाऊ का निर्णायक युद्ध किन दो मुगल राजकुमारों के बीच हुआ था? बहादुर शाह वन और मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद सुल्तान। तो जजायु का युद्ध ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह और मोहम्मद आजम शाह के बीच में 1707 में, मतलब औरंगजेब के मृत्यु के समय का बात। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न संख्या 81 देखिए। सेकेंड अफगान वार वाज फॉट इन द ईयर। दूसरा अफगान युद्ध कब हुआ था? 1924, 1915, 1852, 1878। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1878। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 82 देख रहे हैं। प्रथम औद्योगिक कानून 1881 में किसकी नियुक्ति पर रोक लगाए थे? प्रथम औद्योगिक कानून, नारी, बच्चा, वृद्ध, अपंग। तो बच्चा का नियुक्ति पर रोक लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एंग्लो नेपाल का युद्ध 1814-16 किस संधि के बाद खत्म हुआ? जैसा देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट संधि हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि शिमला है, सुगौली है, काठमांडू है, वीरगंज है। तो ये हमारा सुगौली की संधि है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में क्या सही है? यह योजना बीपीएल सूची के अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना एवं अन्य योजनाओं से बाहर रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 रुपये और समतल क्षेत्र में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। और डी है, इस योजना अंतर्गत गृहों का निर्माण समूहों में किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 और समतल क्षेत्र में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पे ये खोजना कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, लाभुक भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। बी है, लाभुक की उम्र 5 साल से अधिक होना चाहिए। लाभुक को भारत या राज्य के किसी भी अन्य पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। लाभुक को सक्षम स्तर से निःशक्तता प्रमाण प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि ये जो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है, ये झारखंड का योजना है। ठीक है, तो ये सत्य है, यहाँ पे नॉट करेक्ट। प्रश्न संख्या 86 देख रहे हैं आप। मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड अंतर्गत कौन सी योजना केंद्र से संपोषित नहीं है? जैसे पता ही होगा कि सर्व शिक्षा अभियान केंद्र संपोषित है, महिला समाख्या केंद्र संपोषित है, प्राथमिक शिक्षा के पोषण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, देखिए ये तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये भी केंद्र संपोषित है, मेघा छात्रवृत्ति। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये होगा, इनमें से कोई नहीं, जिसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है? मछुआरा के लिए वेदव्यास आवास योजना, सिंधु कान्हू आवास योजना, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखिए, मछुआरा के लिए अब समझिए नाम मिलाइए। वेदव्यास ऋषि भी बहुत पानी का नाव पे दिखे होंगे महाभारत के दौरान। तो आप ये ध्यान रखिए कि मछुआरा है, वेदव्यास योजना
वेद व्यास आवास योजना से संबंधित। प्रश्न संख्या 88 देख रहे हैं आप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए यहाँ भी बताना क्या गलत है। लाभुक बीपीएल परिवार की विधवा हो और उसकी उम्र 40 से 64 साल के बीच हो। लाभुक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 एवं शहरी में 5500। लाभुक का चयन उप मंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है। हर चयनित लाभुक को प्रतिमाह 400 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें इसमें कि सही नहीं क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक्चुअली में 400 नहीं, 400 के बदले 350 रुपया ही मिलती, 350 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 89, इनमें से कौन सी योजना कृषि से संबंधित योजना नहीं। राष्ट्रीय कामधेनु योजना, आर्य योजना, कुसुम योजना, उन्नत किसान योजना। तो ये प्रश्न इसमें ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कामधेनु योजना, ये कृषि से संबंधित नहीं। देखिए जिसमें ए दिख रहा है ना, एग्रीकल्चर है ना, और इसमें तो किसान लिखा हुआ है और इसमें भी देखिए किसान है, तो ये राष्ट्रीय कामधेनु योजना वो इससे संबंधित नहीं। प्रश्न संख्या 90 देख रहे हैं आप। आदिम जनजाति डाकिया योजना, जिसको पीटीजी डाकिया योजना कहते हैं, अंतर्गत निम्न वितरित क्या उसमें से क्या बांटा जाता है। जीवन रक्षक औषधि, युवाओं के लिए खेल सामग्री, 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना, आदिम जनजातीय डाकियों को मुफ्त पोशाक वितरण। ये देखिए इसमें सब एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, जीवन रक्षक ये नहीं, ये 35 किलो चावल पहुंचाने का योजना है। प्रश्न संख्या 91 देख रहे हैं आप। इनमें से कौन सी योजना कृषकों से संबंधित है, किसानों से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पता होगा श्रम योगी है, ये किसान नहीं है। कुसुम योजना, ये भी किसान वाले हैं, अभी किसान वाले हैं। ये युवा रोजगार योजना पता है, युवाओं के लिए। आयुष्मान भारत, ये स्वास्थ्य संबंधित है। तो कुसुम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुसुम योजना। अभी ऊपर में ही चर्चा किया था, है ना। 92 देख रहे हैं। इनमें से कौन सी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, झारखंड आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड की योजना नहीं, कोई भी नहीं है झारखंड की योजना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 93, झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं, सही नहीं खोजना है इसमें। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इस योजना अंतर्गत कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों के लिए 5 रुपये देने का प्रावधान है। सी में है, इस योजना अंतर्गत 1 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। डी है, इस योजना अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, झारखंड मुखबिर योजना के संबंध में सही उत्तर क्या है। झारखंड मुखबिर योजना ये शुरू किया गया था। माओवादियों के संबंध में सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। बी है, 18 वर्ष से कम आयु होने पर इस योजना अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे। सी है, बाल विवाह से संबंधित सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मिथ्या सूचना देने वाले मुखबिर को दंडित किया जाएगा। तो देखिए मुखबिर योजना बाल विवाह से संबंधित था, कि इस बाल विवाह रोकने के लिए सरकार स्कीम चलाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 96, सिद्धू कान्हू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं, इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाले को मिलता है। लाभुक को 45,000 रुपये का अनुदान मिलता है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है।
और डी है इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभों को कोई सी योजना से बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धू कान्हू आवास योजना में इसका लाभ अनुसूचित जनजाति के करीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वालों को मिलता है, ये बात गलत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। इनमें से कौन झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है? देखिए सारा सही नहीं पूछ रहा है, मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन सही आप जानते हैं। तो ये है, इस योजना अंतर्गत बालिका के जन्म से 18 वर्ष के होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बी है, वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 रुपये दी जाएगी। सी है, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण है। और डी है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाली किसी बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाए तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। देखिए यही बात यहाँ गड़बड़ है, अगर आप थोड़ा ध्यान होगा कि 18 से पहले हो जाए तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है कि उसको 18 से पहले का होना ही नहीं चाहिए। 18 से पहले अगर शादी हो गया तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर प्रश्न संख्या 98 देख रहे हैं आप, इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया? प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आप दिमाग लगाइए, रांची में कौन शुरू हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये रांची से ही शुरू किया गया था। एंडेवर फॉर यू आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? समेकित आदर्श ग्राम योजना यहाँ भी सही नहीं पूछ रहा। इस योजना अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। बी है, इस योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। सी है, इस योजना अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। डी है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें ये बताना है कि नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखिए सारा करेक्ट है, ए बी सी और डी सारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आज का जो लास्ट सवाल है, अंतर्जातीय विवाह योजना एक प्रगतिशील योजना है, इनमें से कौन सी इस योजना के संबंध में सही है? देखिए एक सही पूछा, यह योजना केवल अनुसूचित जाति जनजाति के वयस्कों के अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करती है। देखिए अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। ठीक है, इस योजना अंतर्गत ऊंची जाति के पुरुष एवं अनुसूचित जाति की महिला के बीच अंतर्जातीय विवाह होने पर 50,000 रुपये प्रोत्साहन दी जाएगी। अन्य जातियों के बीच में होने वाले अंतर्जातीय विवाह में 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। और डी है, इस योजना अंतर्गत किसी भी ऐसे अंतर्जातीय विवाह जिसमें एक सामान्य वर्ग का वयस्क तथा दूसरा किसी अनुसूचित जाति जनजाति का वयस्क हो को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो यही बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा आपका, ये जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसका 5वां जो रेगुलर एग्ज़ाम हुआ था, इसके 2 परीक्षा हुए थे, तो उसका ये रहा 100वां क्वेश्चन। ये आपका सेट 2 पूरा हो गया। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस एंड थैंक्स फॉर